अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने फेज 2 को कवर किया था और इस वीडियो में हम फेज 3 को कवर करेंगे जिसका नेम है द रैली। तो स्टूडेंट्स, द रैली सिंपली मींस रिकवरी, रेन्यूअल एंड गैदरिंग स्ट्रेंथ आफ्टर सफरिंग। हार्डी हमें ये दिखाना चाहता है कि टेस की लाइफ जो है वो कम्प्लीटली जो खत्म नहीं हुई, अब अपनी ब्रोकन लाइफ को दोबारा से रीबिल्ड करने की ट्राई कर रही है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल मे मॉर्निंग, द एयर इज फ्रेश, बर्ड्स आर सिंगिंग और हर तरफ स्प्रिंग की फ्रेशनेस है। हार्डी डेलिबरेटली स्प्रिंग सीजन चूज करता है क्योंकि स्प्रिंग हमेशा न्यू लाइफ, होप और रीबर्थ का सिंबल है। एंड ऑलमोस्ट 2 to 3 years have passed since Tess returned from Trantridge. और ये साल उसने साइलेंस और सेल्फ रिफ्लेक्शन में गुजारे थे। इस बार उसकी डेस्टिनेशन जो है वो टेल्पोथिस डेयरी है, जहां उसकी लाइफ का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। सो हिल के ऊपर से टेस जो है लास्ट टाइम मार्लेट को देखती है। सरप्राइजिंगली उसका दिल काफी हैवी है और टेस सोच रही होती है कि उसके जो सिबलिंग्स हैं कुछ दिन बाद उसके बगैर खुशी से रहना सीख जाएंगे, और वो ये भी बिलीव करती है कि उसका चले जाना उसके लिए बेटर है और उनके लिए भी बेटर है क्योंकि विक्टोरियन सोसाइटी उसे एक बैड एग्जाम्पल समझती है। तो अब अपना जो जर्नी है वो स्टार्ट करती है और इसी जर्नी के दौरान वो टेस जो है वो किंग्स बेयर के पास से गुजरती है, जहां उसके एरिस्टोक्रेटिक डर्बरविल एंसेस्टर्स जो हैं वो बर्ड हैं, लेकिन अब उसके अंदर उनके लिए कोई प्राइड नहीं है। वो सोचती है कि इससे उसके फादर की एंसेस्ट्री से ज्यादा तो उसकी मदर जो है उसके लिए काबिल फख्र है क्योंकि वो एक डेयरी मेड थी। तो हार्डी जो है वो यहाँ पे क्लास सिस्टम को चैलेंज करता है। जैसे ही टेस वैली ऑफ द ग्रेट डेयरीज के पास पहुंचती है, लैंडस्केप कंप्लीटली चेंज हो जाता है। ब्लैकमोर वैली छोटी और इनक्लोज थी, जबकि टालबोथिस का वैली जो है वो बहुत वाइड, ओपन और ग्रीन है। हर तरफ काउज नजर आती हैं, क्लियर रिवर फ्लो कर रहा है और फ्रेश एयर टेस को एक न्यू एनर्जी देती है। अब एक बात नोटिस करें, लैंडस्केप भी टेस के इमोशनल स्टेट की तरह चेंज हो रहा है। ट्रेंट्रिज डार्कनेस का सिंबल था, मार्लेट सैडनेस का सिंबल था, टालबोथिस जो है वो होप का सिंबल बन जाता है। हार्डी जो है वो ब्यूटीफुली कंपेयर करता है दोनों वैलीज को। ब्लैकमोर की स्ट्रीम स्लो और मडी थी, जबकि रिवर फ्रूम बिल्कुल क्लियर है जो कि न्यू वैली में है। वो लिखता है कि ये रिवर है क्लियर एज द प्योर रिवर ऑफ लाइफ। ये सिर्फ रिवर की डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये टेस की स्पिरिचुअल क्लींजिंग का सिंबल भी है। हार्डी ये सजेस्ट करता है कि टेस का पास्ट डर्टी नहीं था, सोसाइटी ने उसे डर्टी समझा, नेचर उसे दोबारा से प्योरीफाई कर रही है। सो न्यू एनवायरमेंट में आते ही टेस का जो मूड है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। हार्डी लिखता है कि हर ब्रीज उसे म्यूजिक लगती है और हर बर्ड का सॉन्ग उसके लिए होप का मैसेज बन जाता है। इसी हैप्पीनेस में टेस बाइबल बेनेडिसाइड प्रेयर गाना शुरू कर देती है, ओ ये सन एंड मून, ओ ये स्टार्स, ब्लेस यू द लॉर्ड। लेकिन अचानक रुक कर कहती है, बट परहैप्स आई डोंट क्वाइट नो द लॉर्ड एज येट। ये लाइन बहुत डीप है। टेस गॉड को रिजेक्ट नहीं करती, लेकिन उसका फेथ अब सिंपल नहीं रहा। लाइफ की ट्रेजेडीज ने उसके रिलीजियस बिलीफ्स को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। हार्डी फिर एक कंट्रोवर्शियल कमेंट करता है। वो कहता है कि नेचर के करीब रहने वाले लोगों के अंदर अब भी पुरानी पैगन फीलिंग्स जो है वो जिंदा है। टेस चर्च से ज्यादा नेचर में गॉड को फील करती है। ये हार्डी की रिलीजियस फिलॉसफी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइनली टेस वैली में पहुंचती है और अचानक हर तरफ से आवाज सुनाई देती है, वाओ वाओ वाओ। पहले उसे लगता है कि जैसे वैली उसका वेलकम कर रही है, लेकिन एक्चुअली ये डेयरी मैन की कॉल होती है। मिल्किंग टाइम स्टार्ट हो चुका है। हंड्रेड्स ऑफ काउज जो है वो डेयरी की तरफ जा रही होती है और टेस भी इनके पीछे चलती हुई टालबोथिस डेयरी के गेट में एंटर करती है। ये सिर्फ एक डेयरी में एंट्री नहीं है, ये टेस की न्यू लाइफ में एंट्री होती है और यहीं पे चैप्टर जो है 16 वो खत्म हो जाता है। यहीं पे चैप्टर 16 का एंड होता है। सो चैप्टर 16 is not simply a travel chapter, it is about hope, rebirth, healing, self-discovery and nature's power to restore the human soul. So now chapter 17 begins with Tess' first evening at Talbot's dairy. अब टेस की लाइफ का बिल्कुल जो न्यू चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। पहली बार हमें ऐसा एनवायरनमेंट देखने को मिलता है जहाँ टेस को लोग उसके पास्ट की वजह से जज कर नहीं करते। यहाँ सब लोग अपने काम में बिजी है और टेस भी उनकी तरह एक ऑर्डिनरी डेयरी मेड बनकर अपनी न्यू लाइफ जो है वो स्टार्ट करती है। तो मिल्किंग टाइम चल रहा होता है। डेयरी मेड्स अपने 3 लेग्ड स्टूल्स पर बैठी हुई हैं और हर गर्ल अपनी काऊ को मिल्क कर रही होती है। हार्डी बहुत रियलिस्टिक वे में विलेज लाइफ जो है वो दिखाता है। इसी वक्त टेस की मुलाकात होती है डेयरी मैन क्रिक से। मिस्टर क्रिक बहुत काइंड और प्रैक्टिकल इंसान है। वो टेस को वार्मली वेलकम करता है और उससे पूछता है क्या वो मिल्किंग कर लेती है। यानी उसके लिए टेस का फैमिली बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसके लिए उसकी स्किल इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपने डिफरेंस जो है वो नोटिस करना है। ट्रेंट्रिज में टेस को उसकी ब्यूटी की वजह से देखा गया था, टालबोथिस में उसके हार्ड वर्क की वैल्यू है। यहाँ हार्डी एक इंपॉर्टेंट कंट्रास्ट जो है वो क्रिएट करता है। मिस्टर क्रिक उसे पहले कुछ खाने को ऑफर करते हैं, लेकिन टेस कहती है कि वो पहले अपना काम स्टार्ट करेगी। वो सिर्फ थोड़ा सा फ्रेश मिल्क लेती है और फौरन मिल्किंग स्टार्ट कर देती है। अब मिल्किंग के दौरान डेयरी मैन क्रिक नोटिस करता है कि काउज आज यूजुअल क्वांटिटी में मिल्क नहीं दे रही। एक वर्कर मजाक में कहता है, जस्ट बिकॉज देयर इज अ न्यू हैंड कम अमंग अस, यानी विलेजर्स के बिलीफ के अकॉर्डिंग जब कोई न्यू पर्सन डेयरी में आता है तो काउज कुछ देर के मिल्क जो है वो रोक लेती हैं। ये रूरल फोकलोर का एग्जांपल है। हार्डी हमें विलेज बिलीफ्स और ट्रेडिशंस भी दिखाता है। इसके बाद सब लोग काउज को इनकरेज करने के लिए मिलकर गाना भी गाते हैं। फिर डेयरी मैन क्रिक एक फनी
अपनी स्टोरी सुनाता है विलियम डेवी नाम के एक फिडलर की। बताता है कि एक बार एक बुल उसके पीछे पड़ जाता है तो विलियम उससे बचने के लिए फिडल बजाना शुरू कर देता है। बुल म्यूजिक सुनकर थोड़ा पुरस्कून हो जाता है। जब विलियम ने क्रिसमस हिम्न बजाई तो बुल घुटनों के बल बैठ गया और विलियम भागकर बच निकला। सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, हार्डी विलेज फोकलोर और ओरल ट्रेडिशंस को प्रिजर्व कर रहा है। इसी स्टोरी के दौरान एक एजुकेटेड वॉइस अचानक कहती है, इट कैरीज अस बैक टू मेडिवल टाइम्स व्हेन फेथ वाज अ लिविंग थिंग। स्टूडेंट्स, ये ऑर्डिनरी डेयरी वर्कर की लैंग्वेज नहीं लगती। टेस भी हैरान होती है कि ये कौन है। थोड़ी देर बाद वो आदमी काऊ के पीछे से उठता है और टेस उसका चेहरा देखती है और उसी मोमेंट टेस को अचानक शॉक लगता है। वो पहचान लेती है कि ये वही यंग मैन है जो मार्लेट मे डे डांस में आया था, जिसने सब गर्ल्स के साथ डांस किया था लेकिन टेस के साथ नहीं किया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एंजल टेस को पहचान ही नहीं पाता। टेस एक मोमेंट के लिए तो डर जाती है कहीं एंजल उसका पास्ट डिस्कवर ना कर ले, लेकिन जब वो देखती है कि एंजल को कुछ याद ही नहीं है तो उसका फियर जो है वो खत्म हो जाता है। हार्डी लिखता है कि एंजल का फेस अब पहले से ज्यादा मेच्योर और थॉटफुल लगता है। उसकी पर्सनैलिटी ऑर्डिनरी लेबरर से बिल्कुल डिफरेंट है। बाहर से वो डेयरी वर्कर लगता है लेकिन अंदर से उसकी एजुकेशन और रिफाइनमेंट क्लियर नजर आती है। हार्डी पहली मीटिंग में एंजल को एलेक्स से कंप्लीटली ऑपोजिट प्रेजेंट करता है। एलेक्स रिप्रेजेंटेड टेम्पटेशन एंड लस्ट, एंजल रिप्रेजेंट्स एजुकेशन, सिंपलिसिटी एंड आइडियलिज्म। ये कंट्रास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर इवनिंग डेयरी मेड्स अपने रूम में चली जाती हैं। टेस भी उनके साथ रहने लगती है। सोने से पहले एक डेयरी मेड उसे एंजल क्लेयर के बारे में बताती है। वो कहती है, मिस्टर एंजल क्लेयर इज अ पर्सन सन, यानी एंजल एक क्लर्जीमैन का बेटा है। वो एक्चुअली फार्मिंग सीखने के लिए टालपुथिस आया है। उसके ब्रदर सब चर्च ज्वाइन कर चुके हैं लेकिन एंजल ने डिफरेंट पाथ्स चूज किया। तो हार्डी यहाँ एंजल को सिर्फ हीरो इंट्रोड्यूस नहीं करवाता बल्कि वो उसकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग भी शो करता है। एंजल ब्लाइंडली फैमिली ट्रेडिशंस फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पे चैप्टर एंड होता है। टेस फाइनली पीसफुली सो जाती है। पहली बार बहुत अरसे बाद उसके पास फियर, गॉसिप और जजमेंट नहीं है बल्कि फ्रेश मिल्क की स्मेल, चीज रूम की फ्रेग्रेंस और एक पीसफुली डेयरी का एटमॉस्फेयर होता है। सो चैप्टर 17 इज अ चैप्टर ऑफ न्यू रिलेशनशिप्स, ऑनेस्ट वर्क, रूरल सिंप्लिसिटी एंड डेस्टिनी। तो अब चैप्टर 18 स्टार्ट है जिसमें हार्डी जो है वो टेस से फोकस हटाकर एंजल क्लेयर पर करता है। टेस की तरह एंजल का बैकग्राउंड अगर हमें नहीं पता होगा तो हम उसके लेटर डिसीजंस और ट्रेजेडी को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। तो देखते हैं कि हु इज एंजल क्लेयर। हार्डी कहता है कि एंजल जो है वो हैंडसम था लेकिन उसकी रियल जो ब्यूटी उसकी थिंकिंग थी। वो हमेशा डीप थॉट्स में रहता था, कभी फ्यूचर की टेंशन नहीं लेता, कभी वेल्थ के पीछे नहीं भागता, कभी सोशल स्टेटस उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहा। लोग कहते थे कि इफ ही ट्राइड ही कुड बिकम एनीथिंग, यानी उसके अंदर इतना पोटेंशियल था। लेकिन एंजल का प्रॉब्लम ये था कि उसको वर्ल्डली मटेरियल जो है उसकी सक्सेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रूथ लगता था। तो अब उसकी फैमिली बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। तो एंजल एक पार्सन का बेटा था। उसके फादर रेवरेंड जेम्स क्लेयर एक बहुत रिलीजियस और स्ट्रिक्ट इवेंजलिकल क्रिश्चियन थे। उनकी विश थी कि उनके तीनों बेटे जो हैं वो भी प्रीस्ट बने। एंजल के बाकी दोनों ब्रदर्स तो प्रीस्ट बन गए लेकिन एंजल ने मना कर दिया। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। एक दिन एंजल एक फिलॉसफी की बुक ऑर्डर करता है। गलती से वो बुक उसके फादर के नाम पर डिलीवर हो जाती है। तो फादर उससे पूछता है कि तो तुम क्यों पढ़ना चाहते हो? तो एंजल कामली आंसर करता है, बिकॉज आई वांट टू रीड इट। उसके बाद एंजल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है। वो कहता है, फादर आई डोंट वांट टू बिकम अ प्रीस्ट। अब ये सिर्फ करियर चेंज नहीं था। विक्टोरियन इंग्लैंड में प्रीस्ट बनना एक ऑनर की बात होती थी। फादर के लिए ये ऑलमोस्ट रिबिलियसनेस थी। अब एंजल कहता है, मैं चर्च को रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन मैं वो बिलीव्स प्रीच नहीं कर सकता जिन पर मेरा कंप्लीट फेथ ही नहीं है। यानी वो हिपोक्रेट नहीं बनना चाहता। वो सिर्फ इसलिए प्रीस्ट नहीं बनेगा क्योंकि फैमिली चाहती है। तो हार्डी यहाँ पे क्या शो करना चाह रहा है? ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ फादर और सन का नहीं है। ये कॉन्फ्लिक्ट है ओल्ड थिंकिंग वर्सेस न्यू थिंकिंग। फादर रिप्रेजेंट करता है ट्रेडिशन, ब्लाइंड फेथ, विक्टोरियन रिलीजन को, और एंजल रिप्रेजेंट करता है लॉजिक, इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। इसलिए बहुत क्रिटिक्स कहते हैं एंजल हार्डी का स्पोक्स पर्सन है क्योंकि हार्डी भी ऑर्गेनाइज रिलीजन को क्वेश्चन करता था। तो अब एंजल के फादर कहते हैं, अगर तुम प्रीस्ट नहीं बनोगे तो कैम्ब्रिज जाकर क्या फायदा? तो एंजल सोचता है, हाँ बात तो ठीक है, तो वो कैम्ब्रिज छोड़ देता है। ये सेक्रीफाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने अपनी एजुकेशन सेक्रीफाइस कर दी लेकिन अपना कॉन्साइंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो एंजल अब लंदन जाता है और डिफरेंट प्रोफेशंस ट्राई करता है लेकिन सिटी लाइफ उसको बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसको लगता है कि सिटी फेक है, आर्टिफिशियल है, लोग भी आर्टिफिशियल हैं। तो एंजल डिसाइड करता है कि मैं फार्मर बनूंगा। अब सोचेंगे कितना एजुकेटेड बंदा और फार्मर। रीजन सिंपल है, उसके लिए फार्मिंग सिर्फ प्रोफेशन नहीं थी, लाइफस्टाइल है। नेचर के क्लोज रहना उसको ज्यादा पीसफुल लगता है, इसलिए वो टालपुथिस डेयरी आता है फार्मिंग सीखने। बाद में शायद इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में अपना फार्म खोल सके। तो शुरू में एंजल जो है वाटिक में अकेला रहता है, बुक्स पढ़ता है, म्यूजिक प्रैक्टिस करता है और हार्प जो है वो बजाता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको रियलाइज होता है कि बुक से ज्यादा इंटरेस्टिंग रियल ह्यूमन बीइंग्स हैं। वो डेयरी वर्कर्स के साथ ब्रेकफास्ट और डिनर करना स्टार्ट कर देता है। विक्टोरियन सोसाइटी में अपर क्लास और वर्किंग क्लास अलग बैठते थे लेकिन एंजल का सबके साथ एक लेवल पर खाता है। उसके लिए सब इक्वल है। ये उसकी सिंपलिसिटी और ह्यूमैनिटी को शो करता है। एंजल पहले न्यूज़पेपर्स में फार्मर्स को सिर्फ एक टिपिकल कैरेक्टर समझा था जिसे हार्डी हॉज कहता है, यानी सब फार्मर्स सेम है। लेकिन टालपुथिस आकर उसको पता चलता है कि हर इंसान डिफरेंट है। हर इंसान की अपनी पर्सनैलिटी, अपने ड्रीम्स, अपने प्रॉब्लम, अपनी इंटेलिजेंस होती है। हार्डी हमें सिखा रहा है, नेवर जज पीपल बाय देयर क्लास। नेचर के अंदर रहकर एंजल कंप्लीटली चेंज हो जाता है। उसका डिप्रेशन भी खत्म होने लगता है। हार्डी का फेवरेट आइडिया फिर रिपीट होता है, नेचर हील्स ह्यूमन बीइंग्स। अब चैप्टर का सबसे ब्यूटीफुल सीन आता है। एक सुबह ब्रेकफास्ट हो रहा होता है। एंजल एक म्यूजिक शीट पढ़ रहा होता है। अचानक उसको एक बहुत सॉफ्ट और म्यूजिकल वॉइस सुनाई देती है। वो सर उठाता है और पहली बार प्रॉपर्ली टेस को नोटिस करता है।
टेस कह रही होती है कभी कभी जब रात को किसी चमकते हुए तारे को कंटिन्यूसली देखें तो ऐसे फील होता है जैसे सोल बॉडी से बाहर निकल गई हो। डेरी मैन क्रिक हैरान रह जाता है, सब हंस देते हैं, लेकिन एंजल नहीं हंसा, वो सिर्फ टेस को देखने लगता है। उसको रियलाइज होता है ये ऑर्डिनरी मिल्कमेड नहीं है, ये बहुत सेंसिटिव और स्पिरिचुअल गर्ल है। हार्डी लिखता है व्हाट अ फ्रेश एंड वर्जिनल डॉटर ऑफ नेचर दैट मिल्कमेड इज, यानी एंजल की नजर में टेस नेचर की सबसे प्योर क्रिएशन लगती है। यहाँ हार्डी बहुत पावरफुल आईनी क्रिएट करता है। एंजल को लगता है टेस बिल्कुल इनोसेंट है, लेकिन रीडर्स ऑलरेडी जानते हैं कि टेस कितना ट्रॉमा फेस कर चुकी है। इसको कहते हैं ड्रामेटिक आईनी। रीडर ट्रूथ जानता है, कैरेक्टर नहीं जानता। और यहीं पे चैप्टर 18 जो है वो एंड होता है। अब चैप्टर 19 जो है वो डेरी की रूटीन से स्टार्ट होता है। रोज की तरह मिल्कमेड्स काउस को मिल्क कर रही होती हैं। हार्डी बताता है कि कुछ काउस पर्टिकुलर मेड्स के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं, कुछ को मिल्क करना मुश्किल होता है। तो अब टेस एक दिन नोटिस करती है कि उसको रोज वही इजी काउस मिल रही होती हैं। पहले से लगता है कि ये कोइंसिडेंस है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि एंजल जानबूझकर काउस अरेंज कर देता है। तो वो उससे पूछती है क्या तुम अरेंज करते हो? तो एंजल जवाब देता है इट मेक्स नो डिफरेंस, यू विल ऑलवेज बी हियर टू मिल्क देम। तो हार्डी यहाँ पे एक्शंस के थ्रू अट्रैक्शन जो है वो डेवलप कर रहा है। और एंजल की जो काइंडनेस है वो टेस को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन साथ साथ उसको पास्ट का फियर भी होता है। अब शाम के वक्त टेस गार्डन में वॉक कर रही होती है तो अचानक उसे हार्प की आवाज सुनाई देती है। तो उसके पीछे पीछे जाती है और वो एंजल के पास पहुंचती है। एंजल उससे पूछता है आर यू अफ्रेड? टेस जवाब देती है आउटडोर थिंग्स से नहीं, लेकिन लाइफ से जरूर। तो एंजल कहता है दिस हॉबल ऑफ बीइंग अलाइव इज रादर सीरियस, ये यानी जिंदगी एक डिफिकल्ट जर्नी है। तो टेस फिर अपनी फीलिंग्स उसके साथ शेयर करती है। तो एक दिन एंजल हिस्ट्री और एंशिएंट ग्रीस की बात कर रहा था। तो टेस को बड़ा इंफीरियर फील होता है। उसे लगता है इसके पास कितना नॉलेज है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो एंजल जो है वो उसे इंकरेज करता है कि वो कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसे हिस्ट्री और बुक्स जो है वो पढ़ना सिखा सकता है। तो ये सीन जो है वो एंजल की काइंडनेस और टेस की इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दोनों को रिवील करता है। अब टेस जो है वो उससे एक बहुत मीनिंगफुल बात कहती है आई शुड लाइक टू नो व्हाई द सन शाइन्स ऑन द जस्ट एंड द अनजस्ट अलाइक। और ये पूरे नॉवल का सेंट्रल फिलोसफिकल क्वेश्चन है। टेस पूछ रही है अगर दुनिया में जस्टिस है तो इनोसेंट लोग सफर क्यों करते हैं? इसी क्वेश्चन का आंसर हार्डी पूरे नॉवल में ढूंढने की कोशिश करता है। इस चैप्टर के एंड पे टेस सोचती है कि शायद उसे एंजल को बता देना चाहिए कि वो रियल डबल फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन जब वो डेरी मैन क्रिक से एंजल की ओपिनियन पूछती है उसे पता चलता है कि एंजल और नोबल फैमिलीज को कोई स्पेशल इंपॉर्टेंस नहीं देता। एंजल के नजदीक इंसान की वैल्यू उसके फैमिली नेम से नहीं बल्कि उसके कैरेक्टर से होती है। इस उनका टेस्ट अपनी फैमिली आइडेंटिटी जो है वो हाइड कर लेती है और यहीं पे चैप्टर 19 जो है वो एंड हो जाता है। अब 20 चैप्टर जो है ये स्टोरी से ज्यादा इमोशन और सिंबलिज्म का चैप्टर है। इसमें हार्डी ये दिखाता है कि टेस और एंजल का रिलेशनशिप जो है कि वो किस तरह नेचुरली ग्रो कर रहा है। और स्टार्ट में ही हार्डी जो है वो स्प्रिंग सीजन की बहुत ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन देता है और साथ ये बताता है कि किस तरह टेस के लिए टालपुतेस जो है वो हीलिंग प्लेस बन चुका है। अब हार्डी ये बताता है कि डेरी मैन क्रिक जो है उसकी डेयरी में सब लोग बहुत पीसफुली रह रहे होते हैं। ना वहाँ एक्सट्रीम पॉवर्टी थी और ना अपर क्लास का आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल। ये लोग सिंपल, ऑनेस्ट और नेचुरल लाइफ गुजारते हैं। और हार्डी लिखता है टेस हैड नेवर इन हर रिसेंट लाइफ बीन सो हैप्पी, यानी ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डी रिसेंट लाइफ का वर्ड यूज करता है, यानी एलेक के इंसिडेंट के बाद टेस ने कभी इतनी खुश महसूस नहीं की थी जितनी अब वो कर रही थी। लेकिन साथ ही हार्डी एक और हिंट देता है, वो लिखता है कि शायद टेस दोबारा कभी इतनी हैप्पी ना हो। ये क्लियर फॉरशैडोइंग है। रीडर्स को पहले ही सिग्नल मिल जाता है कि हैप्पीनेस परमानेंट नहीं है। हार्डी ये भी हमें बताता है कि टेस और एंजल जो है वो एक दूसरे को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी फीलिंग्स जो है वो उन्होंने लव का नेम नहीं दिया उसे। तो डेयरी में काम बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। सुबह 3 बजे टेस सबको जगाती है। सबसे पहले वो एंजल को उठाती है, फिर बाकी मिल्क मेड्स को। इस वजह से अक्सर टेस और एंजल सबसे पहले बाहर निकलते हैं। हर तरफ साइलेंस होती है, सिर्फ ये दोनों और नेचर। हार्डी ने ये सेटिंग जानबूझकर चूज किया। सुबह का वक्त प्योरिटी और न्यू बिगिनिंग का सिंबल होता है। इस एनवायरनमेंट में उसका इमोशनल बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होता है। हार्डी लिखता है कि सुबह की धुंध में टेस और एंजल को ऐसा लगता है जैसे दुनिया में सिर्फ ये दोनों ही मौजूद हैं। और फिर हार्डी उनका कंपैरिजन एडम और ईव से करता है। ये बिब्लिकल इल्यूजन है। एडम और ईव इनोसेंस और बिगिनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी के सिंबल्स हैं। हार्डी यह सजेस्ट करता है कि टेस और एंजल का रिलेशनशिप भी बिल्कुल नेचुरल और इनोसेंट है। बाइबल में एडम और ईव की स्टोरी ट्रेजेडी पर खत्म होती है, इसीलिए ये कंपैरिजन एक फॉरशैडोइंग भी बन जाता है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो सुबह की सॉफ्ट लाइट में एंजल को टेस जो है वो डिवाइन क्रिएचर लगती है। तो एंजल कभी उसे आर्टेमिस और कभी डिमीटर से कंपेयर करता है, लेकिन टेस को ये वर्ड्स पसंद नहीं आते। वो कहती है जस्ट कॉल मी टेस, यानी वो अपनी सिंपल आइडेंटिटी ही मेंटेन रखना चाहती है। हार्डी बताता है कि एंजल अब टेस को सिर्फ एक मिल्कमेड नहीं समझता, उसके नजदीक टेस वुमनहुड की परफेक्ट इमेज बन चुकी है। एंजल जो है वो टेस को ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग के तौर पर नहीं देख रहा, वो उसके लिए एक आइडियल इमेज उसने बना लिया है अपने माइंड में। और ये आइडियलाइजेशन फ्यूचर ट्रेजेडी की फाउंडेशन है, क्योंकि जब रियलिटी सामने आएगी एंजल के लिए उसे एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर में ब्रेकफास्ट हो चुका हुआ है। उसके बाद लोग जो है वो मिल्क हाउस में बिजी होते हैं और बटर जो है उसको निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बटर जो है वो निकलता नहीं है।
मिस्टर क्रिक जो है वो कहते हैं कि मुझे अब गाँव से किसी मैजिशियन को बुलाना पड़ेगा। तो यहाँ विक्टोरियन रूरल सोसाइटी के बिलीव्स को रियलिस्टिकली रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो मिसेस क्रिक एक और इंटरेस्टिंग बात आती है, परहैप्स समबडी इन द हाउस इज इन लव। ये उस जमाने के फोक बिलीफ था कि अगर डेयरी में कोई सीक्रेटली लव में हो तो बटर प्रॉपर्ली चर्न नहीं होता। अब डेयरी मैन क्रिक एक और स्टोरी सुनाता है, पुरानी स्टोरी होती है। जैक डॉलप नेम का एक बंदा होता है जो कि एक यंग गर्ल को लव का प्रॉमिस देता है और उसकी इनोसेंस का फायदा उठाकर उसे छोड़ देता है। जब लड़की की जो मदर है वो डेयरी आती है तो जैक है वो चर्न के अंदर छुप जाता है। अब ये स्टोरी सबको फनी लग रही होती है, लेकिन टेस के लिए ये स्टोरी फनी नहीं होती। फिर एक पॉइंट आता है जब उस गर्ल की जो मदर होती है वो कहती है नॉट टिल यू मेक अमेंड्स फॉर रेविजिंग हर वर्जिन इनोसेंस। तो टेस ये वर्ड सुनकर बहुत ही हर्ट होती है और हार्डी लिखता है कि टेस पेल फेस्ड हैड गॉन टू द डोर। अब ये उसका फिजिकल रिएक्शन उसके इमोशनल शॉक को रिवील करता है कि उसको क्या फील हो रहा होता है उस वक्त। अब जैसे ही टेस बाहर जाती है हार्डी लिखता है इट इज कमिंग। बटर फाइनली बन जाता है। अब शाम का वक्त है, टेस अकेली बाहर निकल जाती है। अब हार्डी एक ब्यूटीफुल लाइन लिखता है द इवनिंग सन वाज नाउ अगली टू हर लाइक अ ग्रेट इनफ्लेम्ड वाउंड इन द स्काई। अब ये सिर्फ सनसेट की डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये पैथेटिक फैलेसी है। नेचर टेस के इमोशंस को रिफ्लेक्ट कर रही है। पहले टाल पे इसको सनसेट उसे ब्यूटीफुल लगता था, अब वही सनसेट उसे अगली नजर आ रहा है। अब रात का टाइम होता है, टेस बेड पर लेटी होती है। बाकी गर्ल्स को लगता है कि वो सो गई है, लेकिन वो विंडो के पार एंजल क्लेयर को खड़ी देख रही होती है। जो बाकी गर्ल्स होती हैं जिनमें एक मैरियन होती है वो प्यार से कहती है डियर आईज डियर फेस डियर मिस्टर क्लेयर। तो इस लाइन से हमें पता चलता है कि डेयरी की जो बाकी गर्ल्स हैं वो भी एंजल को लाइक करती हैं। फिर रेटी और ईस्ट जो है वो भी एडमिट करते हैं दे आर आल्सो इन लव विद एंजल। तो मैरियन कहती है सो हैव वी ऑल, सबकी फीलिंग्स सेम है। लेकिन फिर मैरियन एक ऐसी बात कहती है जो चैप्टर का टर्निंग पॉइंट बन जाती है, बिकॉज ही लाइक्स टेस द बी फील्ड बेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब डेयरी मेट्स को भी समझ आ गया कि एंजल की जो फीलिंग्स हैं वो टेस की तरफ ज्यादा है। अब ये सारी बातें टेस भी सुन रही होती है, लेकिन उसे जेलसी बिल्कुल भी फील नहीं होती, बस उसके दिल में गिल्ट होता है। और चैप्टर के एंड तक हार्डी जो है वो लिखता है बट द ग्रेट क्वेश्चन वाज ऑट शी टू डू दिस। ये नॉवल का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है। टेस खुद से पूछ रही होती है क्या मुझे एंजल को अपने करीब आने देना चाहिए। उसे एंजल से मोहब्बत है, लेकिन उसे लगता है कि उसका पास से इस लव का जो है वो हक नहीं देता। इसलिए हार्डी लिखता है शी हैड रिलीजियसली डिटरमाइंड दैट शी नेवर वुड बी अटेम्प्टेड टू डू सो। यानी टेस पहले डिसीजन ले चुकी है कि वो एंजल से शादी नहीं करेगी, बट इसलिए नहीं कि वो उससे लव नहीं करती, बल्कि इसलिए कि वो बहुत ज्यादा करती होती है। वो नहीं चाहती कि एंजल की जिंदगी उस वजह से खराब हो। और यहाँ पे चैप्टर जो है वो एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर का स्टार्ट जो है छोटी सी इंसिडेंट होता है। सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त डेयरी मैन क्रिक को एक कस्टमर की कंप्लेंट मिलती है। कंप्लेंट ये होती है कि बटर का टेस्ट खराब हो गया है। सब लोग बटर टेस्ट करते हैं और रियलाइज करते हैं कि उसमें स्ट्रेंज फ्लेवर आ गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि कुछ काउस ने व्हाइट गार्लिक खा लिया था, इस वजह से बटर का टेस्ट स्पॉइल हो गया। अब सब डेयरी वर्कर्स जो हैं वो नाइफ्स लेकर फीड में गार्लिक ढूंढते हैं। हार्डी डिटेल से पता है कि सब लोग एक लाइन में झुककर खास जो है वो सर्च कर रहे हैं। इन्हीं में एंजल और टेस भी हैं। अब एंजल जो है वो डेलिबरेटली टेस के पास आता है और उसे पूछता है वेल हाउ आर यू। टेस जवाब देती है वेरी वेल थैंक यू सर। अब दोनों फॉर्मली बात कर रहे हैं। कभी कभी वो बिल्कुल ऐसे पर्सनल बातें कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी वो बिल्कुल फॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि विक्टोरियन सोसाइटी में ओपनली अपनी फीलिंग्स जो एक्सप्रेस करना इजी नहीं था। काम करते करते टेस अचानक एंजल से कहती है रेटी और इस कितनी प्यारी लग रही है ना। टेस यहाँ सेक्रीफाइस कर रही है। उसको लगता है कि उसे उसका पास्ट उसे एंजल के लाइक नहीं बनाता, इसलिए वो चाहती है कि एंजल किसी और डेयरी मेट को पसंद कर ले। तो जानबूझकर एंजल की टेंशन रेटी और इसकी तरफ डाइवर्ट करने की ट्राई करती है। एंजल कैजुअली कहता है हाँ वो प्रीटी है, लेकिन फौरन एक और सेंटेंस ऐड करता है दो नॉट बेटर देन यू। डायरेक्टली तो वो लव का जो है एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्टली वो कर देता है। एक तरफ टेस एंजल से खुद लव करती है, दूसरी तरफ वो उसे किसी और के साथ देखना चाहती है, सिर्फ इसलिए कि उसे लगता है कि उसका पास्ट जो है वो एंजल की फ्यूचर हैप्पीनेस को खराब कर देगा। ये टेस की सेल्फलेसनेस को शो करता है। अब इसके बाद टेस जो है वो एक डिसीजन ले लेती है कि वो एंजल से एक डिस्टेंस मेंटेन करेगी। अब चैप्टर के एंड पे हार्डी जो है वो एंजल के कैरेक्टर की तारीफ करता है। टेस नोटिस करती है कि एंजल कभी भी किसी डेयरी मेट की इमोशंस के साथ नहीं खेलता। उसे पता है कि सब गर्ल्स उसे सीक्रेटली जो है वो पसंद करती हैं, लेकिन वो किसी को फॉल्स होप नहीं देता। वो सबके साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव करता है, इस वजह से टेस का रिस्पेक्ट उसके लिए और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब चैप्टर 23 स्टार्ट होता है। इसमें संडे का दिन होता है और टेस अपनी फ्रेंड्स मैरियन, रेटी और ईज के साथ चर्च जाने के लिए निकलती है। रात काफी हैवी रेन की वजह से रोड पर पानी पानी होता है। चारों गर्ल्स वहाँ रुक जाती हैं क्योंकि उनके नए कपड़े और व्हाइट स्टॉकिंग खराब हो जाएंगी। इसी वक्त एंजल क्लेयर वहाँ आ जाता है। हार्डी लिखता है फोर हार्ट्स गेव अ बिग थ्रॉब साइमल्टेनियसली। इस कोटेशन का मतलब ये है कि सिर्फ टेस ही नहीं बाकी 3 गर्ल्स भी एंजल को लाइक करती हैं, लेकिन एंजल की जो अटेंशन है वो सबसे ज्यादा टेस पर है। एंजल चर्च नहीं जा रहा होता। हार्डी कहता है he preferred sermons in stones to sermons in churches, यानी एंजल नेचर में गॉड को फील करना ज्यादा पसंद करता होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि गर्ल्स रोड क्रॉस नहीं कर सकती। एंजल उनकी हेल्प करता है और एक एक करके सबको पानी के उस पार ले जाता है। हार्डी यहाँ सिर्फ काइंडनेस नहीं दिखा रहा, वो हमें ये दिखा रहा होता है कि एंजल हर गर्ल के साथ सेम बिहेवियर करता है। लेकिन जब टेस की बारी आती है तो उसकी इमोशंस चेंज हो जाते हैं। अब जब टेस की बारी आती है तो वो पहले मना करती है और कहती है यू मस्ट बी टायर्ड मिस्टर क्लेयर। एंजल उसकी बात नहीं मानता और उसे भी सेफली रोड क्रॉस करवाता है। इस वक्त एंजल एक इंपॉर्टेंट लाइन कहता है 3 leads to get 1 Rachel।
अब ये बिब्लिकल इल्यूजन है। बाइबल में जैकब जो है वो रेचल से लव करता होता है। एंजल मजाक में कह रहा है कि उसे टेस तक पहुंचने के लिए पहले बाकी 3 गर्ल्स को उठाना पड़ा। इससे रीडर्स को क्लियर हिंट मिल जाता है कि एंजल टेस को सबसे ज्यादा स्पेशल समझता है, लेकिन टेस फौरन जवाब देती है, दे आर बेटर वुमेन देन आई। ये लाइन टेस के गिल्टी कंसाइंस को शो करती है। एंजल उसे परफेक्ट समझता है, लेकिन टेस अपने पास्ट की वजह से खुद को उसके लाइक नहीं समझती। फिर जब वो टेस को नीचे उतारता है, दोनों के बीच एक इमोशनल साइलेंस होता है। हार्डी जानबूझकर कोई ड्रामेटिक लव डायलॉग नहीं लिखता, सिर्फ आइज एक्सप्रेशंस के थ्रू रीडर्स को उनकी फीलिंग्स जो है वो समझ आ जाती हैं। लेकिन ये सीन बाकी गर्ल्स भी देख लेती हैं। बाद में मैरियन टेस से कहती है, ही लाइक्स ई बेस्ट। अब सब गर्ल्स को यकीन हो जाता है कि एंजल टेस को ही सबसे ज्यादा लाइक करता है। अब यहाँ हार्डी एक और बहुत ब्यूटीफुल चीज दिखाता है। किसी भी गर्ल को टेस से कोई हेट नहीं होती, वो उदास जरूर है लेकिन टेस को ब्लेम नहीं करती। हार्डी विलेज गर्ल्स की सिंपलिसिटी और मैच्योरिटी को हाईलाइट करता है। उस तरह टेस अपनी फ्रेंड से कहती है, आई विल नेवर स्टैंड इन योर वे। और फिर एक और इम्पोर्टेंट बात कहती है, इफ ही वर इवन टू आस्क मी आई शुड रिफ्यूज हिम। ये चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। टेस झूठ नहीं बोल रही, वो सच में सोचती है कि अगर एंजल मैरिज प्रपोज भी करेगा तो वो मना कर देगी, क्योंकि उसे लगता है कि उसका पास एंजल की लाइफ को स्पॉइल कर देगा। अब चैप्टर के एंड में गर्ल्स जो है वो एक र्यूमर डिस्कस करती है कि एंजल की फैमिली उसकी शादी एक एजुकेटेड लेडी से करवाना चाहती है। ये सुनकर टेस और भी अपसेट हो जाती है। वो ये कंक्लूड करती है कि शायद एंजल का इंटरेस्ट सिर्फ टेम्पररी अट्रैक्शन है। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। इसके स्टार्ट में हार्डी जो है वो हमें दिखाता है कि जुलाई की गर्मी के साथ साथ एंजल और टेस की फीलिंग्स भी और स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। हार्डी नेचर को उनके इमोशंस के पैरेलल चलाता है। एक दिन सब फील्ड्स में काउस मिल कर रहे होते हैं। एंजल दूर से टेस को ऑब्जर्व करता है। वो देखता है कि टेस अपने काम में इतना नेचुरली बिजी है कि उसे पता ही नहीं है कि कोई उसे देख रहा है। एंजल को टेस की ब्यूटी से ज्यादा सिंपलिसिटी अट्रैक्ट करती है, इसलिए हार्डी उसे बार बार डॉटर ऑफ नेचर के रूप में प्रेजेंट करता है। और इसी वक्त एंजल जो है वो अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। हार्डी लिखता है, रेजोल्यूशंस, रेटिसेंसेस, प्रूडेंसेस, फियर्स फेल बैक लाइक अ डिफीटेड बटालियन। यानी उसके सारे डाउट्स और हेजिटेशन अब खत्म हो जाते हैं। वो टेस के पास आता है और पहली बार उसे अपनी फीलिंग्स ऑनेस्टली एक्सप्रेस करता है। लेकिन हार्डी इस सीन को बहुत रिस्पेक्टफुली प्रेजेंट करता है। एंजल कोई फोर्स या डिसरिस्पेक्ट शो नहीं करता। जब उसे रियलाइज होता है कि उसने बगैर परमिशन टेस के इमोशन डिस्टर्ब किए हैं, तो वो फौरन कहता है, फॉरगिव मी टेस डियर, आई एम डिवोटेड टू यू, टेसी डियरेस्ट, इन ऑल सिंसियरिटी। ये कोटेशन एंजल का जो कैरेक्टर है उसको डिफाइन करती है। वो सिर्फ रोमांटिक हीरो नहीं है बल्कि रिस्पेक्टफुल और सिंसियर इंसान भी है। टेस इमोशनल हो जाती है। एंजल पूछता है, व्हाई डू यू क्राई माय डार्लिंग। टेस सिर्फ इतना कहती है, आई डोंट नो। अब रियल में टेस को रीजन पता है। वो कुछ भी है कि एंजल से लव करता है और डर भी रही है कि सब एंजल को उसका पास पता चलेगा तो शायद वो रिलेशनशिप सर्वाइव भी नहीं कर सकेगा। फाइनली एंजल क्लियरली कहता है, आई लव यू डियरली एंड ट्रूली। ये नॉवल का पहला डायरेक्ट कन्फेशन है, लेकिन कन्फेशन के बाद भी एंजल टेस को प्रेशराइज नहीं करता। वो उसकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करता है। तो चैप्टर के एंड पर दोनों वापस अपना काम कंटिन्यू करते हैं। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन नरेटर कहता है कि दोनों की जिंदगी की जो डायरेक्शन है वो अब हमेशा के लिए चेंज हो गई है। तो यहीं पे फेज 3 जो है वो एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फेज 4 को डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप स्टडीइंग। अल्लाह हाफिज।